और एक कोशिश कर रहे हैं कि धौला कुआं से हवा में चलने वाली डबल डेकर बस पर अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें स्काई बस। हाँ 100 लोग बैठेंगे और ऊपर के ऊपर गुड़गांव तक चले जाएंगे, मानेसर तक जाएंगे, उस पर भी अध्ययन चल तो स्काई बस का पहला प्रोजेक्ट कहाँ पर होगा? अभी तो एक दिल्ली और बेंगलोर का अध्ययन कर रहे हैं, पर एक नई सिस्टम हमने अभी हाँ अभी दिखाते हैं। कल ही टेंडर रिसीव हुआ नागपुर में, वो पायलट प्रोजेक्ट है, वो बस है और वो जो बस है उसमें 135 सीटर है और 135 सीटर बस में फ्लैश चार्जिंग होता है, हिटैची और सीमेंस की टेक्नोलॉजी है और उसमें क्या होता है कि ये चार्जर नीचे आता है, बस 40 किलोमीटर तक चार्ज हो जाती है। इसमें टीवी सामने एग्जीक्यूटिव चेयर है और जैसे एयर होस्टेस होती है वैसे बस होस्टेस है। अच्छा हाँ, और ये नागपुर के रिंग रोड पर पहला पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है। इसमें हमारी कोशिश है कि इसका किराया डीजल बस की तुलना में 30% कम होगा। और ये जब यशस्वी होगा तो दिल्ली से जयपुर, दिल्ली से देहरादून, दिल्ली से अमृतसर, मुंबई से नासिक, पुणे, चेन्नई से बेंगलोर, इस प्रकार का ये मास रैपिड ट्रांसपोर्ट अगर शुरू हो जाएगा तो ये मेट्रो का पर्याय है। अभी 1 किलोमीटर मेट्रो के लिए 450 करोड़ रुपए लग रहे हैं और हमारी इस सिस्टम को 2 करोड़ लग रहे हैं। तो इसमें बहुत बड़ा अंतर है, बहुत बड़ा अंतर। तो इसको तो प्रायोरिटी बेस पर करना है। ये पहला जैसा सक्सेस होगा तो पूरे देश में हम इसको शुरू करेंगे। आपने अभी दिल्ली के अंडरग्राउंड की रोड की बात की। नितिन जी, पैसे खर्च करे बगैर कैसे काम किए जाते हैं, इसका एक उदाहरण है। मैं आपका एक भाषण सुन रहा था मराठी में, नागपुर में आप दे रहे थे, तो बेंगलोर में ट्रैफिक जाम है और बेंगलोर में आप अंडरग्राउंड टनल बना रहे हैं, तो वो पैसे कहां से आएंगे? शायद आपको मुख्यमंत्री ने कहा तो आपने कहा कि उसके नीचे काफी मार्बल है, उसको बेच के पैसे, थोड़ा हमारे दर्शकों को बताए तो ये तो बंगलोर में देश में सबसे कंजेस्टेड शहर है, तो हम बंगलोर में 17,000 करोड़ का रिंग रोड बना रहे हैं। बंगलोर से मैसूर हमने बना लिया है, बेंगलोर से चेन्नई इसी साल दिसंबर तक पूरा होगा, 2 घंटे में चेन्नई से बेंगलोर होगा। अब बंगलोर के अंदर में रोड की विड्थ बढ़ाने के लिए जगह ही नहीं है, तो हम बंगलोर के अंदर में एक अंडरग्राउंड टनल करेंगे दोनों दिशा में, और वो टनल से करते समय जो ग्रेनाइट है बंगलोर के नीचे में वो ग्रेनाइट अगर निकलता है तो वो बेचेंगे, उसका फायदा उस प्रोजेक्ट को मिलेगा। देखिए ये और उसके साथ साथ हम लोग एक सैटेलाइट टोल सिस्टम की है, नंबर प्लेट और फास्टैग की, उसमें स्कैनर और कैमरा है, तो अब कहीं रुकने की जरूरत भी नहीं होगी, तो ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिल सकती है। इस पर अध्ययन शुरू है। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री कर्नाटक के मेरे पास आए थे, उन्होंने भी आग्रह किया है, मैं कोशिश कर रहा हूँ। नहीं तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट वाला भी विषय, मतलब पहले तो रोड बन रहे यही देश के लिए बहुत है, लेकिन अब स्टेट ऑफ द आर्ट का एक उदाहरण कोई मैं भाषण सुन रहा था आपका, गोवा में भी कुछ किया है। गोवा में हमने जुआरी रिवर पर आपने देखा होगा एक बड़ा ब्रिज बनाया, और वो ब्रिज में क्या किया कि जुआरी नदी के अंदर आप नाव में बैठकर जाओगे, शायद उसका डिजाइन आएगा, और कैप्सूल लाइट लगाकर ऊपर जाओगे, तो व्यूअर्स गैलरी बनाई है 2, और वो व्यूअर गैलरी से आप पूरा गोवा और समुद्र देख सकते हैं। वहां मैंने मुख्यमंत्री को जी को काम दिया है वो, तो मैंने उनको कहा कि इसके ऊपर गोवा का इतिहास ये भी एक आप तैयार करिए, एक रेस्टोरेंट भी रखिए, तो ये बहुत ही हर लोग जाएंगे वहां, नीचे में कार पार्किंग है, रेस्टोरेंट्स है, गोवा का फूड है, उससे रोजगार भी निर्माण होगा और लोगों के लिए जैसे ये अपना पेरिस का एफिल टावर है, वैसे उसी प्रकार से ये भी बन जाएगा। उसमें कोई हिस्टोरिकल प्रदर्शनी वगैरह भी शायद लगा रहे हैं। हाँ, वही गोवा का, क्योंकि लोगों को लगता है गोवा मतलब केवल पोर्तुगीज कल्चर है, जबकि गोवा के कई गोवा मुक्ति आंदोलन का इतिहास बहुत बड़ा है। वो भी मैंने उनको कहा कि इसको आप करिए। जगन्नाथ जोशी, मोहन रानडे, इन सब लोगों ने गोवा के लिए जेल में गए थे, ये इतिहास भी नई पीढ़ी को पता होना चाहिए, ये भी हमारी कोशिश है। अब जैसे रोड अर्थव्यवस्था पर असर पड़ता है, तो रोजगार का प्रत्यक्ष क्या पड़ता है? लोगों को लगता है कि रोड तो बन रहे तो ये उद्योगपतियों को, कंपनियों को उसका प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन रोजगार भी तो मिलता है। वो कैसा? आपको सबसे अच्छी बात बताता हूँ, हमने 22,000 करोड़ में बौद्ध सर्किट बना है, जिसमें जहां भगवान गौतम बुद्ध का जन्म हुआ, जहां उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, ये गोवा का है। देखिए, अच्छा, हाँ, ये गोवा वाला है। ये देखिए मैं आपको बताऊंगा। हाँ, इस पे लिफ्ट से ऊपर जाएंगे। हाँ,
ऊपर में व्यूअर गैलरी बनेगी। नहीं, ये दूसरा है। अच्छा अच्छा। ये नागपुर के पास अम्बोरा का है। हाँ। ये लिफ्ट जा रही ऊपर। हाँ। ये रेस्टोरेंट है उसके ऊपर। अच्छा। ये गोसी खुर्द करके जो डैम है ना वहां हाँ, का, हाँ, हाँ। गोवा का अभी बताया गया है। अच्छा। तो ये बौद्ध सर्किट 22,000 करोड़ का, और इसमें कम से कम अब साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना, सिंगापुर, इतने बौद्ध धर्मी आ रहे हैं कि वो आने के बाद टैक्सी लेते हैं, होटल में रहते हैं, रेस्टोरेंट में जाते हैं। तो इसका फायदा होता है। जैसे 4 धाम, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, 3 गुना लोग आ रहे हैं। तो उनको अब तो रोकना बंद पड़ा, करना पड़ा। बंद पड़ा। इसी प्रकार से पूरे देश में हर जगह पर, प्रयागराज का उदाहरण लो, रोड मैं अच्छे आप बने। उदाहरण के पहले मैं आपका धन्यवाद करता हूं तमाम 100 करोड़ हिंदुओं की तरफ से कि कुंभ मेले में 65 करोड़ जो लोग आए, इसमें सबसे बड़ी भूमिका अगर किसी की होती तो सड़क की भूमिका थी। Thank you. लोग मुंबई से निकलते थे और फोन करते थे, सुरेश जरा जा रहे स्नान करने, उधर कुछ देखो। मैं कहता इतने दूर से, और वो पहुंच भी जाते थे। कश्मीर से, साउथ से, पूरे देश से लोग पहुंचे। तो उसमें आपका विशेष योगदान है और इसके लिए मैं तमाम हिंदुओं की तरफ से धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि ये रोड के कारण संभव हो पाए इतनी बड़ी संख्या। मुझे लगता है कि कुंभ में जितनी कार आई, बसेस आई, ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और इसका कारण ये है कि रोड, हमारे नागपुर से लोग 8 घंटे में प्रयागराज पहुंच जाते हैं। हर घर में लोग बैठे गाड़ी में प्रयागराज जा रहे हैं। तो ये सब इसीलिए संभव हुआ कि रोड अच्छे हुए। और ये जब प्रयागराज में कुंभ हुआ तो योगी जी ने कहा कि 2 लाख करोड़ का जीडीपी बढ़ा। तो ये जीडीपी बढ़ा, तो ये क्यों बढ़ा? तो जितने ज्यादा लोग आए उसके कारण बढ़े, और रोड बने इसलिए लोग ज्यादा आए। तो इसका मल्टीप्लाई इफेक्ट आर्थिक विकास में रोड बनाने का होता ही है। और इसीलिए अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी, इनका एक प्रसिद्ध वाक्य मैं अपने ऑफिस में लिखकर मैंने रखा है कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज रिच, बट अमेरिका इज रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो निश्चित रूप से प्रॉस्पेरिटी भारत के विकास में भी ये निर्णायक माइलस्टोन रहेगा। हम रोजगार की बात कर रहे थे, तो ऐसा कोई हिसाब है क्या कि कितने किलोमीटर पर कितने लोगों को रोजगार मिलता है? ऐसा कुछ स्टडी हुआ है? ये तो नहीं हुआ है, पर अपना जो जीडीपी ग्रोथ है उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन रोड सेक्टर का है। अच्छा। क्योंकि रोड सेक्टर के कारण, जैसे मैंने कहा, लॉजिस्टिक कॉस्ट कम हुई। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूँ। ये दिल्ली में ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, हरियाणा और दिल्ली के बीच में। पहले यहाँ फॉरेस्ट जैसे जंगल, पेड़ वगैरह थे, कुछ नहीं था, पूरी जमीनें खाली पड़ी थी। अब यहाँ 10 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हुई है, दोनों बाजू में टाउनशिप बनी है, बिल्डिंगें बनी है। और अब उतने रेट बढ़ गए कि एक बार मैं मुंबई हवाई जहाज से जा रहा था तो एक लड़का 30-35 साल का आया, टाई पहना हुआ, मेरे पैर छूने लगा। मतलब क्यों, ऐसा क्यों करते हो? बोले साहब मेरा दिवाला पीट चुका था, क्योंकि मेरी जमीन पड़ी थी, काम अधूरा था द्वारका एक्सप्रेस हाईवे पर आपने जैसे रोड बनाया, मैं आज 50,000 करोड़ का आदमी बना हूं आपके कारण, इसलिए मुझे आपको नमस्कार करने दीजिए। तो ये इतना बड़ा इम्पैक्ट है। कितनी बड़ी टाउनशिप बनी। अब इतनी बड़ी टाउनशिप बनी, उसमें स्टील लगा, सीमेंट लगा, पेंट लगा, फर्नीचर तैयार हुआ, सब काम हुआ। किसको काम मिला? ये रोजगार मिला ना। तो एक ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे ने ही 10 लाख करोड़ की इकोनॉमी डेवलप की। तो पूरे देश के इस रोड ने कितना डेवलप किया होगा ये आप समझ सकते। पहले शहर बसते थे नदियों के किनारे, ऐसा कहा जाता है। अब तो हाईवे के किनारे बसते हैं। तो ये जो आपने नए हाईवे बनाए, भविष्य में इनके बगल में भी बड़े बड़े ग्रीन सिटीज वगैरह आएंगी? ऑलरेडी आ रही है। हाँ। अभी दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में होगा। तो मैंने अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी को कहा है कि अब इतने बड़े प्रमाण पे लोग आ रहे हैं, तो ये जो नए रोड के आजू बाजू में आप कुछ जगह लेकर कुछ अच्छे होटल्स, रेस्टोरेंट, पार्किंग प्लेसेस करिए, ताकि लोगों की रहने की व्यवस्था होगी और उत्तराखंड के युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ये जरूरी है कि हम लोग स्मार्ट सिटी जैसे बना रहे हैं, जैसे स्मार्ट विलेज बनना जरूरी। और आने वाले समय में जैसे परचेसिंग पावर बढ़ती है, आप देखो पहले स्टेट ट्रांसपोर्ट एसटी, इसमें लोग रश करते थे, अब उससे ज्यादा रश हवाई अड्डे पे दिखता है। लाइन से लोग आ रहे, उतर रहे, लाखों लोग जा रहे। ये 25 साल पहले किसी को बताया रहता तो कोई कल्पना भी नहीं कर सकता।
ये ट्रांसफॉर्मेशन है। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने के कारण हमारे देश की प्रगति और विकास हो रहा है। ये तस्वीर तो आप देख ही रहे हैं। लेकिन कुछ जगह तो आपके हाईवे ने हवाई जहाज वालों को परास्त कर दिया। जैसे उदाहरण देता हूं, पहले मुंबई शिरडी फ्लाइट चलती थी, अब कोई भी फ्लाइट से जाता ही नहीं है, इसलिए फ्लाइट बंद हो गई, क्योंकि हाईवे आपने इतने अच्छे बना दिए कि लोग उसके पहले पहुंच जाते हैं। मैं आपको बताता हूं कि दिल्ली से देहरादून फ्लाइट दिसंबर के पहले बंद हो जाएगी। कोई एडवांस बुकिंग ना कर ले। बाद में दिल्ली से जयपुर फ्लाइट बंद हो जाएगी। हाँ। और एक साल के बाद दिल्ली से अमृतसर भी फ्लाइट बंद हो जाएगी। अच्छा। और चंडीगढ़ अमृतसर भी? हाँ। कितने घंटे में? मुझे बताइए, यहाँ से चंडीगढ़ जाना है हाँ। तो आप 2.5 घंटे में पहुंच जाएंगे। हाँ। अब एयरपोर्ट पे जाने के लिए 1 घंटा, हाँ, वहां security बैठना, check, हाँ। हवाई जहाज में बैठना, वहां जाकर घर जाना, तो यही 4.5 घंटे लगते हैं। 4 घंटे, उसके बजाय 2.5 घंटे में आप घर पहुंचोगे। अच्छा। क्योंकि अब रोड इतने जिस प्रकार के बन रहे हैं, अभी दिल्ली से जयपुर 2 घंटे में पहुंच जाएंगे। अभी जो नया रोड हम जोड़ रहे हैं, आराम से चले जाएंगे। दिल्ली से मुंबई 12 घंटे में हो जाएगा। चेन्नई से बेंगलोर 1 घंटे में हो जाएगा, 2 घंटे में। बेंगलोर से मैसूर पहले 3.5 घंटे लगते थे, अब 45 मिनट में हो रहा है।